गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। पिछले टर्न पे हमने पढ़ा था हीट इंजन। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड में कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इंजन। कार्नोट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कल्पना की कि इस तरह का कोई इंजन हो सकता है जो आदर्श स्थिति प्राप्त कर ले। मीन्स एक आइडियल इंजन मानने की कोशिश की उन्होंने, एक कल्पना की। क्या है ये देखते हैं। कार्नो ने एक काल्पनिक सिद्धांतिक इंजन की कल्पना की जिसमें इन्होंने सिद्ध किया कि एक आदर्श इंजन की दक्षता भी 100% प्राप्त करना असंभव है, यानी 100% प्राप्त ऊर्जा को कार्य में बदलना असंभव है। यह कोई टेक्निकल कारण नहीं है, मतलब उस उपकरण की यह नहीं कि उसकी एफिशिएंसी के कारण है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को सुधार की गुंजाइश है। कहते हैं यह एक फिजिकल स्टेटस है, एक भौतिक महत्व है इसका कि इसकी जो एफिशिएंसी इंजन की वो 100% प्राप्त नहीं कर सकते। क्या है ये, आइए चेक करते हैं। नेक्स्ट, कार्नो साइकिल, कार्नोट चक्र। कार्नो ने जो इंजन बनाया, एक कल्पना की एक इंजन जो विभिन्न स्थिति से पहुंचते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, इसलिए उसको चक्र कहते हैं। और जो कार्नो ने बनाया इसलिए इसको कार्नो चक्र कहते हैं। तो आइए इसकी एक्चुअल परिभाषा क्या है। कार्नो के इंजन में कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस, मतलब जिस पर हम काम करते हैं, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, कि निश्चित अवस्था से प्रारंभ करके विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों, रिवर्सिबल प्रोसेस द्वारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः प्रारंभ की अवस्था में आ जाए, इसको हम कार्नो चक्र कहते हैं। समझिए क्या है ये, कि इंजन है उसमें कार्यकारी पदार्थ होता है। यह हम कार्यकारी पदार्थ आइडियल गैस लेते हैं, आदर्श गैस लेते हैं। उसको हम किसी निश्चित स्टेट से स्टार्ट करेंगे जिसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक निश्चित है। वहाँ से स्टार्ट करके कई सारे उत्क्रमणीय प्रक्रियाओं में, रिवर्सिबल प्रोसेस में से गुजरते हुए वापस पुनः उसी स्थिति से प्राप्त होंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसलिए इसको हम चक्कर कहते हैं, इसको कार्नो चक्र कहते हैं पूरे को। इसमें मुख्य प्रक्रम क्या है, इस कार्नो साइकिल के मुख्य भाग क्या है, ये कहते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न। अर्थात शुरू में हम इसको प्रसार करते हैं 2 स्टेट में, पहला समतापी, दूसरा रुद्धोष्म, और बाद में इसको संपीड़न करते हैं, पहला समतापी, दूसरा रुद्धोष्म। तो देखते हैं इस प्रक्रिया के इंजन कैसे बनाया जा सकता है, कार्नो ने किस तरह के इंजन की कल्पना की। तो आगे देख करते हैं अपन कार्नो इंजन। कार्नो इंजन एक काल्पनिक मशीन है जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। एक आदर्श इंजन के मुख्य भाग क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। इसके 4 मुख्य भाग हैं। पहला है ऊष्मा स्रोत, हीट सोर्स। जिसे नाम से क्लियर है कि ये ऊष्मा का भंडार होगा, एक हीट देने वाला ऊष्मा भंडार है। यह एक उच्च ताप T1 पर अनंत ऊष्माधारिता वाला ऊष्मा भंडार है। हाई टेम्परेचर पे एक हाई कैपेसिटी वाला एक हीट रिसीवर है, जिसका ऊपरी पृष्ठ, जिसे हमने फिगर में बताया है, रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ऊपरी पृष्ठ टॉप सरफेस पूर्णतः सुचालक होता है, बाकी बाहर की 3 दीवारें कुचालक होती है, जिसके द्वारा कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करता है। कि इस सुचालक पदार्थ के कारण यहाँ से किसी कॉन्टैक्ट में डालेंगे तो वह इस सोर्स से एनर्जी गेन कर लेगा। अनंत ऊष्माधारिता होने के कारण ऊष्मा ग्रहण करने से स्रोत के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। कि मान लो इसके कांटेक्ट में यदि कोई चीज़ लाते हैं तो यदि वो इससे एनर्जी भी ले लेगा, इससे कुछ टेम्परेचर भी ले लेगा, इससे कुछ परिवर्तन भी होगा, तो कहते हैं ये इतना बड़ा है, अनंत धारिता है, इसलिए इसमें कोई कहते हैं प्रभावी फर्क नहीं होता।
इसी प्रकार इसका एक उल्टा मान है, रिवर्स कंडीशन मान है, इसको हम हीट सिंक कहते हैं। सिंक मीन्स एट लो टेम्परेचर पे जो ऊष्मा भंडार है। एक निम्न ताप T2 पर अनंत ऊष्माधारिता का ऊष्मा भंडार है। इसकी भी ऊपरी पृष्ठ सुचालक होती है। सेम इसी तरह का होता है। फर्क क्या होता है कि इसका टेम्परेचर डाउन होता है, कंपेरेटिवली उससे कम होता है, जिसमें कार्यकारी पदार्थ अनुपयोगी अनयूज्ड ऊष्मा को निष्कासित करता है, स्रोत से ऊष्मा लेता है और सिंक को ऊष्मा प्रदान करता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें भी वही है, ऊपर की तरफ सुचालक है, बाकी 3 पृष्ठ इसके कुचालक है। यदि इस पर कंटेनर रखेंगे तो वहाँ से ये एनर्जी ले लेगा, क्योंकि यदि हम कार्यकारी पदार्थ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ से ऊर्जा ट्रांसफ़र होके इसमें आ जाएगी और इसकी अनंत धारिता है, इसलिए इसका भी कोई ताप में परिवर्तन नहीं होता। सेम कंडीशंस, केवल इसका टेम्परेचर उसकी तुलना में कम है। नेक्स्ट, मैकेनिकल अरेंजमेंट एंड वर्किंग सब्सटेंस, कि जो ये काम करेगा, जो इंजन है हमारा, वो कैसा है, जो कौन मूवमेंट करता है, कौन एनर्जी लेता है, कौन कार्य करता है, वो क्या है। तो आप ये देखिए, यांत्रिक व्यवस्था एवं कार्यकारी पदार्थ। यांत्रिक व्यवस्था के रूप में है एक पूर्ण कुचालक परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग दीवारों तथा एक पूर्ण सुचालक परफेक्टली कंडक्टिंग आधार का एक सिलेंडर होता है, जैसे फिगर बताया हमने। इसमें एक पूर्णतः कुचालक पदार्थ से बना हुआ घर्षण रहित फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रहता है। सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस भरी रहती है। देखते हैं फिगर में कि एक सिलेंडर लिया हमने, जिसमें पिस्टन जो है, जो हमने डार्क बना रखा है, वो कुचालक है, उसको वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, इसके अंदर मूव कर सकता है, जैसे पिस्टन आपने देखा है। और ये फ्रिक्शनलेस है, घर्षण रहित है। इसका मतलब हुआ कि इसको ऊपर नीचे घर्षण करता है तो फ्रिक्शन में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। इसमें भी वही 3 दीवारें इसकी कुचालक हो जाती है और जो इसका बॉटम लेयर है वो सुचालक होता है, ताकि ये कि एनर्जी ले सके। अब ये एनर्जी लेने देने का काम कौन करता है? अंदर इसके एक कार्यकारी पदार्थ होते हैं, वर्किंग सब्सटेंस होता है, जिस पर हम सारे एक्शन लेते हैं और उसको हम कहते हैं आदर्श गैस के रूप में भरी होती है। अंतिम उपकरण दैट इज द स्टैंड। ये एक पूर्ण कुचालक होता है, कंप्लीटली प्लेटफॉर्म खाली नहीं होता। जैसे सोर्स में हमने लिखा था कि एक टॉप लेयर कुचालक सुचालक होती है, अपने सिंक में भी लिखा था। ये उस तरह का नहीं होता। इसमें कहते हैं पूरा का पूरा कुचालक एक स्टैंड बना रखा है कि जिस पे हम इस पिस्टन को रख सकें। ये एक पूर्णतः कुचालक प्लेटफॉर्म होता है जो सिलेंडर के लिए स्टैंड का कार्य करता है। इस पर गैस का रुद्धोष्म प्रसार का कर सकते हैं, संपीड़न भी कर सकते हैं, यानी इस पे रख के प्रसार कोई भी प्रक्रिया कर सकते हैं, दबा सकते हैं। न इससे एनर्जी लेनी है न इससे देनी है, यह केवल उसको अंदर ही कुछ कंप्रेशन और रेरफेक्शन कर सकते हैं। उपरोक्त चारों भागों में जो इम्पोर्टेंट कंडीशन वो क्या है वो देखिए। उपरोक्त चारों भागों में सिलेंडर के आधार एवं स्रोत, सिंक व स्टैंड का ऊपरी पृष्ठ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होता है, ताकि यदि हम सिलेंडर को रखें तो स्रोत के बराबर आए। कम ज़्यादा होगा तो एनर्जी का लीकेज हो सकता है। सिंक में भी यही होता है और स्टैंड में भी यही, मीन्स परफेक्टली उसके बराबर होता है, ताकि ऊष्मा की कोई हानि ना हो। नाउ वर्किंग ऑफ द कार्नोट इंजन कैसे कार्य करता है। कार्नोट के अनुसार आदर्श इंजन की अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए इसे एक निश्चित क्रम में, एक कंटिन्यू, एक परफेक्टली ऑर्डर है, विभिन्न उत्क्रमणी प्रक्रमों द्वारा पुराने प्रारंभिक अवस्था में लाया जाता है। क्योंकि हमें कार्नोट चक्र प्राप्त करना है तो वही होगा कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे कई सारे, और वो एक चक्र है 1 2 3 4, वापस 1 आ जाता है, 4 3 2 1 इस तरह से हो सकता है, मतलब वापस ओरिजिनल स्थिति प्राप्त करनी है। एक कार्नोट चक्र में कार्यकारी पदार्थ पर 4 विभिन्न प्रक्रम किए जाते हैं तो पूर्णतः उत्क्रमणी प्रक्रम होते हैं। इनमें से 2 समतापी होते हैं और 2 रुद्धोष्म होते हैं। आउट ऑफ देम there are the 2 isothermal and the remaining 2 are the adiabatic process are there. कार्नोट चक्र को विभिन्न प्रक्रियाओं को P व V वक्रों से दिखाया जाता है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो कर्व खिंचाते हैं उससे दिखाया जाता है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम इंडिकेटर डायग्राम
सूचना आरेख या सूचक आरेख कहते हैं। माना कि कार्यकारी पदार्थ आइडियल गैस का 1 ग्राम अणु लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करना हमें आसान आ जाए। T1 केल्विन ताप पर सिलेंडर में से लिया जाता है। इस अवस्था में गैस का दाब एवं आयतन PAVA है, यानी प्रारंभिक स्थिति हमने A मान ली। इस स्थिति में जो प्रेशर वॉल्यूम है वो PAVA है, और जब हम इसको सोर्स के संपर्क में रखेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 हो जाता है। इसे A से निर्देशित किया गया, ये प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। अब कार्यकारी पदार्थ पर कारणों के चारों प्रक्रमों को हम क्रमवार विश्लेषण करते हैं। तो जो पहला आता है हमारा वो फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज समतापी प्रसार, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सर्वप्रथम सिलेंडर को स्टैंड से उठाकर, वहाँ से हमारा आइडियल रेस्ट करता है स्टैंड से, वहाँ से उठाया हमने, इसको स्रोत के संपर्क में लाते हैं, स्रोत पर रखते हैं, जिससे कार्यकारी पदार्थ का ताप भी T1 हो जाए। क्योंकि जो सोर्स की एनर्जी ज़्यादा है वहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होगी, किसके बराबर हो जाएगी, जो हमारे अंदर गैस डाल रखी है आइडियल गैस, उसकी टेम्परेचर दोनों के बराबर हो जाएगी। तो इस स्थिति में टेम्परेचर क्या आएगा, T1 केल्विन, दाब आ जाएगा PA और आयतन हो जाएगा VA। अब पिस्टन पर धीरे धीरे दाब घटाकर, क्योंकि हमें प्रसार करना है तो दाब घटाना पड़ेगा, धीरे धीरे दाब घटाकर इसे ऊपर खिसकने दिया था ऑटोमेटिकली, जिससे गैस का समतापी प्रसार T1 के पर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि टेम्परेचर तो वही रहेगा जो हमारा सिंक का सोर्स का टेम्परेचर है, उस पर ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होता है। मतलब ये है कि इस बार सोर्स हमारे इस कार्यकारी पदार्थ पर कार्य करता है। इस प्रकार इस एक्सपेंशन में गैस कुछ ऊष्मा Q1 स्रोत से प्राप्त कर लेके स्टेट B पर पहुंच जाती है। मतलब ये है कि इसमें प्रसार होता है, A से B में शिफ्ट हो जाती है, जिसे भी कर्म समझाते हैं अपन। और किस तरह से हुई, उसने सोर्स से एनर्जी ली। A से B वक्र को समतापी प्रसार वक्र कहते हैं। अवस्था B पर दाब PB हो जाता है, आयतन VB हो जाता है और टेम्परेचर वही T1 रहता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से समतापी प्रसार में गैस द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा गैस द्वारा पिस्टन को ऊपर उठाने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। एनर्जी कहाँ से ली, इसने सोर्स से ली। इसने क्या किया, कार्य किया, किसके लिए किया, पिस्टन को ऊपर उठाने में किया। बाकी इसके फ्रिक्शन लेस है, इसलिए वहाँ कोई कंजम्पशन हुआ ही नहीं, तो दोनों ये बराबर होंगे। फर्स्ट लॉ से Q1 इक्वल टू W1 हो जाता है कि जो सोर्स से एनर्जी ली वो Q1 होती है और किसके बराबर होगी, इस समतापी प्रसार में किए गए कार्य के बराबर होती है। कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालते हैं PdV से, क्योंकि DW लिखते हैं PdV, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दी PdV। इनिशियल लिमिट हमारी A है और अंतिम स्थिति इसके लिए B है। किसके बराबर होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस कर्व। ये फिगर बहुत महत्वपूर्ण है, पहले इसको बहुत अच्छे से समझें। एक्स एक्सिस पे आयतन प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे P है, दाब है। ए बिंदु हमारा प्रारंभिक स्थिति है जिसमें हमने मार्क कर दिया PAVA। ए से B तक क्योंकि समतापी प्रसार होता है, आयतन बड़ा, स्मॉल a से स्मॉल b तक जा रहा है, इसका मतलब प्रसार होता है। किस पे हुआ, टेम्परेचर T1 पर हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसलिए इसको समतापी प्रसार कहते हैं। अगली बार देखें, B से C तक आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रसार होगा, परंतु इसमें टेम्परेचर चेंजेस हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है, तो ये रुद्धोष्म प्रसार होगा। इसको आगे डिस्कस करेंगे। B से C तक, तो ये भी क्योंकि एक्सपेंशन हुआ, आयतन बढ़ा, इसलिए प्रसार है। रुद्धोष्म है क्योंकि न ये सिंक के साथ में है, न उसके लिए ये ऊष्मा का भी प्रदान कर सकता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चेंज हो सकता है। ऊष्मा का इसमें चेंजेस नहीं है क्योंकि न ये सोर्स से रिलेटेड है, न इसके सिंक के साथ में। इसको डिटेल्स बाद में देखते हैं। ये तो प्रसार हो गए दो। तो अब हम इसका उल्टा करते हैं, संपीड़न, क्योंकि हमें प्रारंभ की अवस्था A प्राप्त करनी है, तो हम C से आते हैं D तक। टेम्परेचर हमारा डाउन हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करने के कारण ये प्रसार हुआ। एनर्जी तो ली नहीं उसने, एनर्जी तो केवल सोर्स से ली जो A से B तक आई,
बी से सी तक कोई एनर्जी ली नहीं इसने, तो इसका मतलब हुआ कि खुद की जो आंतरिक ऊर्जा है उससे इसका प्रसार हुआ, तो इसका मतलब हुआ इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, वो T1 से T2 आ गया, तो लो टेम्परेचर हो गया, और T2 जो सिंक पर आता है उसके टेम्परेचर के बराबर आ जाता है। अब हम संपीड़न करते हैं, समतापी संपीड़न, क्योंकि जब इसको सिंक पे रखते हैं तो ये सी से डी तक जो आता है संपीड़न, इसको हम प्रेशराइज करते हैं तो ये अपनी एनर्जी, खुद की एनर्जी उस सिंक को ट्रांसफ़र कर देता है T2 तक, और ये इसकी आयतन कम हो जाता है, सी से डी आ जाता है, इसलिए इसको संपीड़न कहते हैं। टेम्परेचर T2 पे हुआ इसलिए समतापी हो गया। अगेन डी से ए तक हम जब इसको स्टैंड पर रखते हैं पुनः, तो ये रुद्धोष्म होता है, और क्योंकि आयतन कम होता है, डी से ए आ रहा है, इसलिए इसको रुद्धोष्म संपीड़न कहते हैं। सो 2 एक्सपेंशन के लिए हो गया, 2 कंप्रेशन के लिए हो गया। ए से बी, बी से सी ये एक्सपेंशन के लिए है, सी से डी और डी से ए कंप्रेशन के लिए है। पहला सेम टेम्परेचर पे होता है सोर्स के लिंक कॉन्टैक्ट के कारण, इसलिए इसको समतापी प्रसार कहते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो T2 सिंक के साथ होता है, इसको ये भी समतापी है क्योंकि T2 टेम्परेचर पे होता है, इसको हम समतापी संपीड़न कहते हैं। उधर रुद्धोष्म प्रसार हुआ B से C तक क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, और D से A क्योंकि वॉल्यूम कम होता है, इसलिए इसको संपीड़न कहते हैं। तो शुरुआत हमारी चल रही है A से B के लिए। वर्क डन हमने कैलकुलेट किया Q1 = W1 और इसका इंटीग्रेशन किया हमने। अब हम देखें इसके लिए जो गैस इक्वेशन लिखते हैं PV = RT1 है, तो P लिख सकते हैं RT1/V, सब्स्टिट्यूट करें। सो Q1 = RT1 इंटीग्रेशन ऑफ द A to B dV/V, पता है इंटीग्रेशन dV/V लॉग होता है। सो दिस इज Q1 = RT1 लॉगरिथम ऑफ द VB/VA। यदि हम इसको log 10 में कन्वर्ट करें, आदर्श केस के लिए लिखें, तो लिख सकते हैं Q1 = W1 2.303 RT1 लॉगरिथम ऑफ द 10 VB/VA। लॉग नेचुरल लॉग और लॉगरिथम 10 में यदि कन्वर्ट करते हैं तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। So this is a way by which we have calculated the work done on this gas by the source. Next, द्वितीय प्रक्रम, सेकेंड प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रसार एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब सिलेंडर को उष्मा स्रोत से हटाकर कुछ अलग स्टैंड पर रखते हैं ताकि कार्यकारी पदार्थ बाह्य परिवेश से पूर्णतः विलगित हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए, क्योंकि जब हम कुछ अलग स्टैंड पर रखेंगे तो न ऊर्जा ले सकता है न दे सकता है, बाहर से कुछ नहीं होगा, जो होगा अपने आप में होगा, तो ये आइसोलेटेड हो गया। पिस्टन पर पुनः धीरे धीरे दाब हटाकर, दाब हमने कम करना क्योंकि इसका एक्सपेंशन चाहिए हमें, गैस का स्वतः रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है, ऑटोमेटिकली होता है ये। रुद्धोष्म प्रसार इतना होने दिया जाता है कि गैस का ताप घटकर सिंक के ताप T2 के बराबर हो जाए। इस प्रकार गैस की अवस्था C तक पहुंच जाती है, और वहाँ जो कंडीशन जिसे हमने फिगर में डिस्कस किया था PC, VC and T2 हो जाता है। इस सूचक आरेख को BC रुद्धोष्म प्रसार से व्यक्त किया जाता है। रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि गैस एक्सपेंड होता है, पिस्टन ऊपर मूव करता है, तो W2 = P2C PdV = क्षेत्रफल BCCBB। ये कैसे लिखते हैं क्षेत्रफल वाला, आइए देखते हैं वापस इस फिगर में। यदि जिस रीजन में आपको एरिया चाहिए, तो देखिए कैसे A से B तक जो क्षेत्रफल हमने पहले में लिखा W1 के बराबर AB तो ये क्या है, इस क्षेत्रफल, इस कर्व के नीचे जो क्षेत्रफल आता है एक्स एक्सिस के साथ में, वॉल्यूम एक्सिस के साथ में, इस एरिया के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए PdV मतलब दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, प्रेशर इनटू द चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम है वो A से B है, डी और प्रेशर इसका एवरेज प्रेशर लेते हैं, इसलिए इसको क्षेत्रफल को हम लिखा कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल a। B से C तक चाहिए वर्क डन हमें, तो लिखेंगे अपन BC कैपिटल c स्मॉल b अगेन द B। तो ये कर्व जो आता है इस कर्व के बराबर आ जाएगा। इस तरह से इसके नीचे, कर्व के नीचे जो पूरा क्षेत्रफल आता है वो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, उस पर्टिकुलर कर्व के लिए किया गया कार्य आता है। अब हम क्योंकि इस रीजन के लिए रुद्धोष्म प्रसार होता है, तो
तो उसकी जो इक्वेशन लिखते हैं पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेर गामा इक्वल टू द सी पी बाई सी वी, थर्मोडायनेमिक कॉन्स्टेंट कहते हैं इसको, के यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है। बी सी कर्व के लिए लिखते हैं हम पी बी वी बी गामा इक्वल टू पी सी वी सी गामा इक्वल टू द के। इक्वेशन सेकेंड में हम पी की जगह लिख सकते हैं के बाई वी गामा। तो ये जो फॉर्मूला बनता है W2 इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन द बी एंड सी के डी वी बाई द वी गामा। डी वी बाई वी गामा को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, के कॉन्स्टेंट है इसलिए, तो ये मिलता है के डिवाइड बाई गामा माइनस वन, वी बी वन माइनस गामा माइनस के वी सी वन माइनस गामा। के की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दें, पी बी वी बी गामा और पी सी वी सी गामा। सो ये जो इक्वेशन इस तरह से मिलती है, कैलकुलेट करें तो पी बी वी बी माइनस पी सी वी सी बाई द गामा माइनस वन। अब देखिए पी बी वी बी क्या है, पी वी इक्वल टू आर टी वन, क्योंकि वो टेम्परेचर टी वन के लिए है, ऊपर वाला कर्व के जो पूरा कर्व टी वन के लिए, तो हम लिख सकते हैं पी वी गाम पी बी वी बी इक्वल टू आर टी वन। और पी सी वी सी क्या आएगा, ये टी टू टेम्परेचर के लिए है, तो पी सी वी सी इक्वल टू आर टी टू, तो हमने इसको टेम्परेचर के टर्म में लिख दिया। सो दिस इज W2 इक्वल टू आर टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। नेक्स्ट देखें, अब हम पढ़ते हैं तृतीय प्रक्रम, थर्ड प्रोसेस। दो कंप्रेशन की दो एक्सपेंशन होगी, अब हम दो कंप्रेशन की करते हैं क्योंकि हमें प्रारंभिक अवस्था चाहिए। समतापीय संपीड़न, आइसोथर्मल कंप्रेशन। रुद्धोष्म प्रसार के बाद गैस का दाब इतना कम हो जाता है कि गैस में और अधिक कार्य करने की क्षमता नहीं रह पाती। अतः गैस को पुनः प्रारंभिक अवस्था ए में लाने के लिए दाब को दो चरणों में बढ़ाता है। पहले हमने दो में दाब कम किया था, अब हम दाब बढ़ाते हैं। पहले पिस्टन ऊपर आ रहा था, एनर्जी गेन की, फिर उसके बाद एक्सपेंशन हुआ तो दाब कम हुआ। अब हम इसको प्रेशर को नीचे डालेंगे तो दाब, इसका मतलब ये हुआ कि दाब कम होगा। प्रारंभिक अवस्था ए में लाने के लिए दाब को दो चरणों में बढ़ाते हैं। दाब हम सी तक पहुँच गए, सी से डी आएंगे, डी से ए आएंगे। अब सिलेंडर को स्टैंड से हटाकर पुनः उसमें सिंक T2 पर रखते हैं तथा पिस्टन पर धीरे धीरे दाब को बढ़ाकर गैस को इस प्रकार संपीड़न करते हैं कि गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो, वो T2 पर ही बना रहे। गैस का ताप T2 पर संपीड़न तब तक किया जाता है जब तक इसका दाब आयतन PD VD ना हो जाए। समझिए, जो हमारा कुचालक स्टैंड था उस पर हमने रुद्धोष्म में एक्सपेंशन कर लिया। अब वहाँ से हटाएंगे इसको और वापस सिंक पे रखेंगे, टेम्परेचर कम वाले टेम्परेचर पे। जब वहाँ रखेंगे तो टेम्परेचर, क्योंकि हमने एक्सपेंशन से इसका टेम्परेचर T2 रख लिया, T2 के उसमें वहाँ रखने पे अब इसको हम संपीड़ित करेंगे, हम प्रेशर करेंगे, ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ा के इस तरह इतना संपीड़ित कर देते हैं कि यह अपनी जो एनर्जी है वो उसको ट्रांसफर कर दे, किसको, सिंक को। तब तक किया जाता है तब तक इसका दाब PD VD ना हो जाए, इंक्रीज होके PC से इसका दाब इंक्रीज होके PD ना हो जाए, आयतन जो हुआ वो VC जो था वहाँ से कंप्रेस होके कम होके, आयतन कम होके संपीड़ित होके VD तक ना हो जाए। समतापीय संपीड़न में गैस Q2 ऊष्मा सिंक को निष्कासित करता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का यह मान गैस को संपीड़ित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। हम जो बाहर से कार्य करते हैं इसमें उसके बराबर होता है। सो CD समतापीय संपीड़न के लिए W3 इक्वल टू Q3 इंटीग्रेशन बिटवीन द C एंड D PdV, क्षेत्रफल जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था CDDC। अब यह क्या है, ये समतापी है इसलिए इसकी इक्वेशन यूज़ करेंगे, PV इक्वल टू RT, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, सो P इक्वल टू RT2 बाई द V सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे PCVC इक्वल टू PD VD इक्वल टू RT2। तो ये जो मिलता है हमें W3 इक्वल टू Q3 इक्वल टू C2D RT2 बाई द VDV। कोई पुराना स्टाइल RT2, वहाँ RT1 था, यहाँ पे T1 है, C2D dV बाई V। इंटीग्रेट करें dV बाई V का लॉगरिथम ऑफ द E आ जाता है VD by the VC। So W3 equal to Q3 equal to RT2 logarithm of the VD by the VC।
और इसको यदि नेचुरल लॉग के बजाय इसको डेसिमल में यूज़ करते हैं तो 2.303 RT2 लॉगरिथम 10 VD बाई द VC। अंतिम प्रक्रम, क्योंकि हमें D से A चाहिए, अंतिम अवस्था हमारी प्रारंभिक अवस्था के बराबर होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए A तक आना तो D से A आएंगे। कैसे आते हैं आइए देखते हैं। चतुर्थ प्रक्रम जिसको हम फोर्थ प्रोसेस कह रहे हैं रुद्धोष्म संपीड़न कहलाता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन कहलाता है। अंतिम प्रक्रम में सिलेंडर को सिंक से हटाएंगे, उठाकर वापस कुचालक स्टैंड पर डाल देंगे। कुचालक स्टैंड पे हम रुद्धोष्म प्रक्रिया करते हैं। सोर्स के साथ में हमने समतापी किया, वो एक्सपेंशन के लिए किया, और लास्ट में जो हमने किया था उसको सिंक के साथ रखने पे वो समतापीय संपीड़न था। अब हम अंतिम स्थिति रुद्धोष्म संपीड़न के लिए कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। इस पिस्टन द्वारा गैस को इतना संपीड़ित करते हैं कि अपने प्रारंभिक अवस्था PAVA T1 तक पहुँचे। इस संपीड़न को DA वक्र से व्यक्त किया जाता है। मतलब हमारा जो दाब है वो VD से चेंज होकर VA तक आ गया, आयतन VD से कम होकर VA तक आ गया। अतः संपीड़न रुद्धोष्म संपीड़न में गैस पर किया गया कार्य आपका आएगा W4 = D2A PdV, क्षेत्रफल DAAD स्मॉल इंटू द D, जो हमने पहले समझाया उसी फॉर्मूले में है। ये रुद्धोष्म प्रक्रिया है तो रुद्धोष्म में जो इक्वेशन लिखते हैं PV गामा = कांस्टेंट, सो P इक्वल टू जाएगा K/V गामा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए W4 = D2A K/V गामा dV, इंटीग्रेट किया जाए तो मिलता हमें K/1 - गामा मल्टीप्लाइड बाय द VA1 - गामा माइनस VD1 - गामा। इक्वेशन हम पता ही है, दोनों पॉइंट रुद्धोष्म प्रक्रम पे हैं A और D, तो PAVA गामा = PDVD गामा = द K, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए W4 = 1/1 - गामा PAVA गामा VA1 - गामा माइनस PDVD गामा मल्टीप्लाइड बाय द VD1 - गामा। PV = RT होता है, तो ये मिलेगा PAVA माइनस PDVD। PAVA टेम्परेचर T1 के लिए है तो RT1 लिख देंगे, PDVD किसके लिए है RT2 के लिए तो RT2 कर देंगे। सो इक्वेशन मिलेगी W4 = R/1 - गामा T1 - T2। सो दिस इज द फोर्थ वर्क। हमने 4 स्टेप में 4 कार्य किए। सो आज हमने पढ़ा है कार्नोट चक्र क्या होता है। कार्नोट चक्र प्रारंभिक से लेकर अंतिम अवस्था पहुंचने के लिए प्रारंभिक और अंतिम अवस्था बराबर होनी चाहिए, डिफरेंट प्रोसेस में आती है। फिर कार्नोट इंजन हमने माना कि कार्नोट इंजन के 4 भाग होते हैं, उन चारों भागों में हमने 4 प्रक्रम करना होता है, कार्नोट साइकिल करना होता है। वो किस तरह से होता है, 2 एक्सपेंशन के लिए होते हैं, प्रसार के लिए होते हैं। पहला समताप है, दूसरा रुद्धोष्म में, और फिर उसके बाद में संपीड़न में आते हैं। पहला समताप है, दूसरा रुद्धोष्म में संपीड़न करते हैं। इसलिए हम A से B पहुँचे, B से C आए, C से D आए और D से वापस A आ गए। तो हमने 4 कार्य प्राप्त किए, W1, W2, W3, W4। इसमें 2 कार्य जो होंगे वो गैस द्वारा किए गए कार्य हैं, 2 हमने गैस पर किए गए कार्य हैं। तो इसकी हम डिटेल्स आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।